हेलो एस्पायरिंग नर्सेज, गायत्री नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं प्रकाश प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर हम जो एएनएम के यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में जो अक्टूबर में एएनएम फर्स्ट ईयर और एएनएम सेकंड ईयर के जो एनुअल एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए जो सोल्व पेपर है उसका जो सेकंड ईयर है उसके मिडवाइफरी की हम जो तीसरी क्लास है। आज हम इस क्लास में फिर एक बार जो मिडवाइफरी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो एनुअल एग्जाम के साथ साथ आप एएनएम या नर्सिंग के कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। बात करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज, कि कॉजेटिव ऑर्गन ऑफ सिफिलिस यानी सिफिलिस का कारक जीव क्या है, यानी सिफिलिस है वो एक एसटीआई, क्या है एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का पॉजिटिव क्या है, एजेंट का नाम पूछा है इसमें, ठीक है। और ये सिफिलिस क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या है, इन्फेक्शन है। इसके पॉजिटिव, ये जो सिफिलिस इसके पॉजिटिव एजेंट का नाम पूछा गया अपने में, ठीक है। तो ऑप्शन वही ऑप्शन की तरफ चलेंगे। आपको मैंने फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको खाली क्वेश्चन पूछ के जो आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको लगा कि ये सिफिलिस तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे ऑप्शन आ ही नहीं सकते, तो हो सकता है कि उन 4 ऑप्शन में से आपको 2 या 3 ऑप्शन आपको आ रहे होंगे। तो उस 2 या 3 ऑप्शन में से आप जो बचा हुआ ऑप्शन है वो मान लो कि वो राइट है और आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे सही होने के। तो आपको जो क्वेश्चन है वो पहले क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शन भी देखने हैं आपको। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और वो देखा कि आपके मन में एक धारणा बन गई कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये मैंने पढ़ा नहीं है और ये तो गलत जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक आपके लिए बेनिफिट इसमें है कि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। आपको एक अगर सपोज करें कि आप कोई तुक्का लगा के भी एक क्वेश्चन सही करके आओगे, यानी आपके 2 ऑप्शन, आपको पता है कि 2 ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं हो सकते हैं, वो 2 ऑप्शन कोई और रीजन है उनका, तो वो 2 ऑप्शन, जैसे इसकी बात करें तो पॉक्स वायरस आपको पता है कि इससे नहीं हो सकता, सिफिलिस होता ही नहीं है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इससे भी नहीं हो सकता। पीछे 2 ये जो बचे हैं ऑप्शन, इनमें से आप एक तुक्का लगा के भी क्वेश्चन करोगे तो आपके चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे सही होने के। तो आपको क्या करना है, आंसर आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके आपको ऑप्शन भी आपको देखने हैं। अब लेते हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन। इस फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है कि पॉक्स वायरस है कि नहीं है, इसका सिफिलिस का कारक पॉक्स वायरस है कि या नहीं है। तो पॉक्स वायरस क्या है, एक वायरस है, नाम से पता चल रहा है इसमें क्या लिखा हुआ, वायरस है। पॉक्स वायरस क्या है, इसके में भी कैटेगरी है, पॉक्स वायरस है, काउ पॉक्स है, मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स को एम पॉक्स नाम से भी जानते हैं, चिकन पॉक्स है, तो इसके क्या है, अलग अलग क्या है कैटेगरीज है। तो उसकी बात करें अपने पॉक्स वायरस, फिर आपको एक नाम और बताया था, काउ पॉक्स, मंकी पॉक्स, एम पॉक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मंकी पॉक्स या एम पॉक्स, और एक हो गया आपका चिकन पॉक्स। तो ये अलग अलग क्या है, पॉक्स वायरस है, ठीक है। तो पॉक्स वायरस है, पॉक्स वायरस क्या है, ये होता है वेरियोला वायरस है, वेरियोला वायरस। पॉक्स वायरस किस होता है, वेरियोला वायरस है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी पॉक्स वायरस नहीं होता है। इसमें आगे बात कर लेते हैं, यानी ऑप्शन ही आपका रॉन्ग हो गया। लेकिन काउ पॉक्स किससे होता है, एम पॉक्स किससे होता है, चिकन पॉक्स होता है, वो किससे होता है। तो काउ पॉक्स है, काउ पॉक्स किससे होता है, वैक्सीना वायरस, ठीक है। काउपॉक्स किसे होता है, वैक्सीना वायरस होता है। एम पॉक्स है, मैंने बताया था कि इसका पूरा नाम क्या है, मंकी पॉक्स वायरस। तो मंकी पॉक्स वायरस से क्या होता है, एम पॉक्स वायरस होता है। फिर आपका लास्ट में है चिकन पॉक्स, ये आपको पता है, आपके उसमें फर्स्ट ईयर में भी था, और आप क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा होगा तो उसमें चिकन पॉक्स की एक डोज लग रही थी या वैक्सीनेशन शेड्यूल में था। तो चिकन पॉक्स जो वायरस है वो किससे होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। किससे होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, ठीक है। अब चिकन पॉक्स की बात करें, हालांकि क्वेश्चन में भी यहां भी आ सकता था चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स के अंदर भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। चिकन पॉक्स में क्या होता है, चिकन पॉक्स में क्या है, 3 स्टेजेस में अपने को देखना मिलता है, ठीक है। 3 स्टेज में जब चिकन पॉक्स वायरस अपने होता है तो एक और होता है स्मॉल पॉक्स, नाम सुना होगा, स्मॉल पॉक्स भी होता है, ठीक है, छोटी माता बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो चिकन पॉक्स के अंदर क्या है, चिकन पॉक्स के अंदर अपने को कंडीशन देखने को मिलेगी 3 स्टेजेस में, अपने को क्या ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो ब्लिस्टर अपने को दिखाई देता है उसको बोलते हैं मैक्यूल, क्या बोलते हैं, मैक्यूल।
मैक्यूल क्या होता है? एक फ्लैट पैचेज होता है, फ्लैट पैचेज। स्किन पे क्या बनेगा? एक फ्लैट पैचेज बनेगा, ठीक है। मैक्यूल के बाद में क्या आता है? पेप्यूल। पेप्यूल क्या होगा? एक पेप्यूल क्या होता है? एक प्रकार का क्या होगा? पेप्यूल के अंदर स्किन क्या होगी? रेज यानी ब्लिस्टर टाइप में बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? ब्लिस्टर टाइप में बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? पेप्यूल। और उसके बाद में क्या बनेगा? ब्लिस्टर। मैक्यूल, पेप्यूल, सॉरी नोड्यूल। फिर क्या? ये तो क्या ब्लिस्टर, और क्या हो गया? नोड्यूल्स। नोड्यूल्स यानी वो जो ब्लिस्टर बना था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो ये 3 स्टेज अपने को चिकन पॉक्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। पॉक्स वायरस की बात करी थी, पॉक्स वायरस किससे हो रहा था? वेरियोला वायरस से हो रहा था। काउपॉक्स की बात करी थी, वो किससे होता है? वैक्सीना वायरस से हो रहा था। और आपका एमपॉक्स था वो मंकी पॉक्स वायरस से हो रहा था। और जो चिकन पॉक्स था वो वेरिसेला जूस्टर वायरस से हो रहा था। तो ये आपके बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, एक ऑप्शन में आपके कवर हो गए हैं, ठीक है। तो पॉक्स वायरस क्या हो गया? गलत हो गया। फिर आपका नेक्स्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो ये भी आपके वैक्सीनेशन शेड्यूल में था कि इसकी वैक्सीन लगती है, ठीक है। एक वैक्सीन आता है पेंटावेलेंट। तो अब बताया आपको कि शेड्यूल में ये आपके है पेंटावेलेंट, नाम से पता चल रहा है 5, यानी उसमें उस वैक्सीन में एट ए टाइम कितनी लगती है? 5 वैक्सीन लगती है, ठीक है। तो पेंटा में बात करेंगे तो इसमें एक तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इन्फ्लुएंजा वायरस से बात करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हिब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हिब बोलते हैं, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। तो ये टाइप बी भी है इसमें, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, वो हिब बोलते हैं। और दूसरा जो वैक्सीन होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हिब और हेपेटाइटिस बी। फिर उसके बाद में होते हैं आपके डीटीपी, यानी डिप्थीरिया, टीटनस और पर्टोसिस के। ये टोटल जो 5 वैक्सीनेशन है उनको मिला के क्या बना होता है? पेंटावेलेंट वैक्सीन बना होता है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात करें कि ये क्या कोज करता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जनरली जो मतलब डिजीज कोज करता है वो या तो चाइल्ड के अंदर करेगा, अंडर 5 इयर्स के जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा कोज करता है। अंडर 5 ईयर के तो बच्चे हैं या नियोनेट्स है उनके अंदर क्या करता है? ये कोज करता है, इन्फेक्शन करता है, ठीक है। अब क्या करेगा? ये क्या करेगा? ईयर में करेगा, मिडिल ईयर के अंदर करेगा, या आईज के अंदर करेगा, या साइनस का क्या करेगा? इन्फेक्शन कर देगा। किसका? मैं नोट कर लिख देता हूं। किस का करेगा? आई का करेगा, ईयर का करेगा और साइनस का करेगा। साइनस का क्या कर देगा? इन्फेक्शन करेगा। और अटैक किस पे करेगा? आपको बता दिया, अंडर 5 जो बच्चे होते हैं, ठीक है, या चाइल्ड और नियोनेट है, उन पे ये ज्यादा क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। और एक और कोज है इसका जो ये डिजीज करता है, उसको बोलते हैं निमोनिया। क्या बोलते हैं? निमोनिया, ठीक है। निमोनिया कोज करता है। तो ये इतने सारे को इन्फेक्शन कोज करता है कौन? हीमोफिलस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया इतने कोज करता है, आइज का इन्फेक्शन कर देगा, ईयर का, मिडिल ईयर का कर देगा, ठीक है, और साइनस का कर देगा, और क्या कर सकता है? ये निमोनिया। अब यहाँ पे बात आ गई निमोनिया की। तो निमोनिया का जो पॉजिटिव एजेंट है, वैसे तो ये इन्फ्लुएंजा भी कर रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो बात करें पॉजिटिव एजेंट की तो वो कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। याद रखेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ठीक है। वो क्या है? निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। अब क्या हो गया? ये आपका ऑप्शन क्या हो गया? इसमें कहीं भी नाम नहीं आया सिफिलिस का और कोई बात नहीं हुई, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? आपका रॉन्ग हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए? कट हो गए। आप पीछे बचे 2 ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं अपने क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ट्रैकोमैटिस। ये भी क्या है? एक तरह का एसटीआई है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। और इसके साथ क्या, ये भी क्या कोज करता है? एसटीडी कोज करता है, ठीक है। तो क्लेमाइडिया जो इन्फेक्शन है वो किससे अराइज होता है या फैलता किससे है? वो इस सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलेगा, ओरल सेक्स से, एनल सेक्स से और विजाइनल सेक्स से फैलने के इनके चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है, ये वाला जो इन्फेक्शन है वो क्या होता है? जब एज ए प्रेगनेंसी होती है, मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, वो क्या है, इससे ये एसटीआई हो रखा है उसको, तो ये जो इन्फेक्शन है वो क्या करेगा? मदर से बच्चे में चला जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हो जाएगा? बच्चे से मदर में क्या कर सकता है? कोज कर सकता है। और जब ये इन्फेक्टेड फ्लूइड है वो बच्चे के आईज में या लगेगा तो एक क्या हो जाएगा? ट्रैकोमा हो जाएगा, ठीक है। क्या कोज करेगा?
ट्रोकोमा कॉज करेगा। ठीक है, बच्चे के अंदर, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन में ये अभी आपसे पूछा सकता है कि डिलीवरी के टाइम कौन सा इन्फेक्शन है वो मदर से बच्चे के अंदर जो एसटीआई है ये स्पेसिफाई करा होगा यहाँ पे कि कौन सी एसटीआई डिजीज है जो मदर से बच्चे के अंदर एट ए डिलीवरी टाइम जा सकती है। तो ट्रोकोमा हो सकता है किसके अंदर, बच्चे के अंदर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट इन्फेक्शन बोलते हैं, साइलेंट इन्फेक्शन बोलते हैं। क्लेमाइडिया क्या बोलते हैं, साइलेंट इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये साइलेंट इन्फेक्शन क्या करेगा, फीमेल्स के अंदर तो बिल्कुल ही क्या रहता है, ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी कोई सिम्टम नहीं आएंगे। लेकिन क्या करेगा, ये जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे क्या करेगा, यूट्रस को कवर करेगा, यूट्रस से फ्लोपियन ट्यूब को कवर करेगा, फिर क्या करेगा, ओवरीज को कवर करेगा। अब यहां कवर करने के बाद में ये इन्फेक्शन क्या करेगा, उनको परमानेंटली डैमेज कर देगा। क्या कर देगा, परमानेंटली डैमेज कर देगा। और डैमेज करने के जैसे वो डैमेज हो जाएंगे तो अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे और फीमेल क्या हो जाएगी, इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी। यानी ये क्या कॉज करेगा, इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। जब कब, किस लेवल पे, क्रोनिक लेवल में, क्योंकि ये फीमेल्स के अंदर क्या रहता है, जनरली एसिम्प्टोमेटिक रहता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का एसटीआई है, लेकिन ये क्या करेगा, सिफिलिस कॉज नहीं करेगा। ठीक है, इसमें बताया आपको बच्चों के अंदर क्या करेगा, ट्रोकोमा कॉज कर देगा, और मदर के अंदर क्या करता है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। और क्या कॉज करेगा, इनफर्टिलिटी तो क्रोनिक स्टेज के अंदर करता है, लेकिन इससे पहले एक और कॉज करता है जिसको बोलते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉज कर देगा, जो किसकी वजह से होती है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होती है। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉज करेगा और क्या करेगा, बच्चे के अंदर ट्रोकोमा कॉज करेगा। कौन करेगा, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस करेगा। तो सिफिलिस इसका भी क्या है, ऑप्शन गलत है ये। अब बात करते हैं ट्रेपेनोमा पैलिडम, जो क्या कॉज करता है, सिफिलिस, यानी जो क्या कौन सी बीमारी कर देगा, सिफिलिस बीमारी कर देगा। ठीक है, अब सिफिलिस भी एक तरह की एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। और क्या है, क्या बाद में क्या हो जाएगी, डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगी। और जो इसका बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, इंक्यूबेशन पीरियड की, तो कितना है, 10 to 90 डेज तक, 3 मंथ तक क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, तो इस दौरान क्या रहता है, ये ज्यादातर क्या रहते हैं, सिम्टोमेटिक रहते हैं। लेकिन जब ये इंक्यूबेशन थोड़े टाइम बाद में क्या करेंगे, ये सिम्टम देंगे। सिम्टम क्या देंगे, जो भी आपके वेट एरियाज है, बॉडी के जो वेट एरियाज है, जैसे आर्मपिट है, आपका माउथ है, टंग है, ठीक है, उनके अंदर क्या करेंगे, एक ग्रे कलर के, ग्रे और व्हाइट कलर के क्या हो जाएंगे, जेनिटल एरिया भी, उसमें क्या करेंगे, ग्रे और व्हाइट कलर के क्या है, पैचेज बन जाएंगे या सोर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके क्या है, एक तरह के साइन है। तो उसको उस टाइम क्या है, ये अपनी अलग स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, ये आपके जितने भी वेट एरिया वाले पार्ट है, चाहे जेनिटल एरिया वाला पार्ट है, माउथ है, टंग है, और इसके अलावा जो आर्मपिट है आपकी, ठीक है, वहां पे क्या करेगा, ये व्हाइट और ग्रे कलर के क्या कर देगा, पैचेज बना देगा। ठीक है, या फिर सोर बना देगा। अब क्या है, ये भी किससे फैलता है, वही बताया था आपको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो किससे फैलेगा, सेक्सुअली इंटरकोर्स करने से ये क्या है, फैलता है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, ये इसको मतलब डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम क्या है, VDRL, पढ़ा होगा आपने, VDRL। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि VDRL का यह नाम दिया होता है, और VDRL का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि VDRL टेस्ट है वो कौन सी बीमारी में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे ऑप्शन इसमें कवर हो रहे हैं। तो VDRL का पूरा नाम क्या है, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। अब यहाँ पे देखो, वेनेरियल नाम से पता चल रहा है, वेनेरियल किसको बोलते हैं, जो डिजीज सेक्सुअली इंटरकोर्स से फैलती है या STI होती है, उनको क्या बोलते हैं, वेनेरियल बोलते हैं। उस डिजीज का क्या कर देते हैं, रिसर्च की जाती है, कहाँ की जाती है, लेबोरेटरी में की जाती है, इसलिए इसका VDRL नाम पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। इसमें क्या रहेगा, 7 रहेगा। और बता दिया आपको, इसका इंक्यूबेशन भी पीरियड भी बता दिया, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, 10 to 90 डेज है। और ये क्या है, सेक्सुअली इंटरकोर्स से फैलती है। और क्या होगा, आपको सिम्टम क्या देखने को, साइन क्या देखने को मिलेंगे, आपके जो मोइस्ट एरिया वाले पार्ट है, चाहे वो आर्मपिट है, आपका जेनिटल वाले पार्ट है, माउथ है, म्यूकस है, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, म्यूकस पैचेस बन जाएंगे, या फिर क्या बन जाएंगे, एक व्हाइट और ग्रे कलर के क्या हो जाएंगे, लीजन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन इसमें कवर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब इज कॉल्ड,
फ्लोपियन ट्यूब की सूजन को क्या कहते हैं, यानी सूजन तो नहीं है यहाँ पे, इन्फेक्शन है, ठीक है। यानी फ्लोपियन ट्यूब में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं। अब एक आपको पता है कि जिस वर्ड के पीछे ITIS लग जाता है, उस वर्ड का मतलब होता है उस ऑर्गन के अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। ITIS देखो लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उस ऑर्गन के अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। अब बात करते हैं ऑप्शन एक एक देखते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, तो एंडोमेट्रियोसिस क्या है, यूट्रस की एक लेयर है, ठीक है। सबसे यूट्रस की 3 लेयर होती है, ठीक है। पहली क्या है, पेरीमेट्रियम, दूसरी क्या है, मायोमेट्रियम, और तीसरी क्या है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। तो ये फ्लोपियन ट्यूब का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है आपका, क्या हो गया, पहला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, उफ्राइटिस। ये क्या है, उफ्राइटिस, यही वर्ड वापस ITIS लग रहा है, लेकिन किसके लिए लग रहा है ये, उफ्राइटिस क्या होता है, जो ओवरीज होती है, ओवरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन होना क्या कहलाता है, उफ्राइटिस कहलाता है। अब अभी अपने एक इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक ऑप्शन था क्लेमाइडिया, तो मैंने बताया था कि ये क्लेमाइडिया क्या है, एक साइलेंट इन्फेक्शन है, तो धीरे धीरे क्या करता है, यूट्रस को और ओवरीज को, फ्लोपियन ट्यूब को क्या करता है, कवर करता है, और उसमें क्या कर देता है, फंक्शन लॉस करके इनफर्टिलिटी क्या कर देता है, कॉज कर देता है। तो उफ्राइटिस का भी कारण क्या है, एक STI कारण है, गोनोरिया और क्लेमाइडिया। गोनोरिया और क्लेमाइडिया सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उफ्राइटिस के लिए। और इसके अलावा एक और जो वायरस है, मम्स, ठीक है, मेल के अंदर क्या करता है, ओर्काइटिस कर देता है, और फीमेल के अंदर क्या करता है, उफ्राइटिस कर देता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, ओवरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन होना क्या कहलाता है, उफ्राइटिस कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उफ्राइटिस आपको बता दिया ये किससे ट्रिगर होते हैं, STI से। और कौन कौन कॉज करता है इनको, गोनोरिया और क्लेमाइडिया। और गोनोरिया और क्लेमाइडिया के अलावा और कौन सा करता है, मम्स करता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब नेक्स्ट, बार्थोलिनाइटिस। आपको पता है बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है, कहां पाई जाती है, बार्थोलिन ग्लैंड को बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है। कहां पाई जाती है, लीबिया माइजोरा, लीबिया माइजोरा के दोनों साइड में क्या रहती है, इसकी ओपनिंग रहती है, डीप के तरफ, पोस्टीरियरली भाग में पाई जाती है। विजाइना के जो लीबिया माइजोरा है उसके डीप के अंदर पोस्टीरियर भाग में पाई जाती है। और क्या करती है, बार्थोलिन ग्लैंड है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, लुब्रिकेंट का काम करता है जो विजाइना के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर, इस ग्लैंड के अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, किसी कारण, किसी को, यानी ब्लंक इंजरी हो जाती है, या फिर जब बच्चा डिलीवर होता है उस टाइम, या जब एपिजियोटोमी लगाते हैं उस टाइम। एपिजियोटोमी क्या है, एक प्रोसीजर है जब डिलीवरी में बच्चा क्या हो जाता है, बच्चे का हेड बड़ा हो जाता है, वेजाइनल प्रोसेस को क्या किया जाता है, बड़ा किया जाता है, उसको बोलते हैं एपिजियोटोमी बोलते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, इसमें बार्थोलिन ग्लैंड में इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो उस कारण, या कोई सर्जरी भी हो, ठीक है, उस कारण क्या होगा कि बार्थोलिन जो डक्ट की ओपनिंग है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाएगी, जिसके कारण इसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये वाला भी क्या है, ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब पीछे बढ़ेगा साल्पिंजाइटिस। तो साल्पिंजाइटिस किसको बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन को बोलते हैं। तो अगर फ्लोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है तो उसको एक टर्म दी जाती है, मेडिकल टर्म में बोलते हैं साल्पिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब इस ऑप्शन में अपने एक क्वेश्चन और बन रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंडोमेट्राइटिस दिया होता है, एक होता है एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रोसिस, ठीक है, एंडोमेट्रोसिस। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। एंडोमेट्राइटिस बता दिया आपको कि एंडोमेट्रियम लेयर है, उसके अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। और एंडोमेट्रोसिस, जिस वर्ड के पीछे SIS लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, बनना, क्या हो जाता है, बनना, ठीक है। तो एंडोमेट्रोसिस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम टिश्यू जो बने होते हैं, लाइनिंग टिश्यू है जो, उनका ही ग्रोथ हो जाती है, और कहां हो जाती है, यूट्रस के बाहर हो जाती है, ठीक है। यानी जो एंडोमेट्रियम है उसके जैसा ही टिश्यू क्या बन जाता है, यूट्रस के आउटसाइड में बन जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। एंडोमेट्राइटिस अलग हो गया, एंडोमेट्रियोसिस अलग हो गया, और इनमें सिम्टम भी अलग अलग देखने को मिलेगा। एंडोमेट्राइटिस इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन है तो पेशेंट में क्या आएगा, फीवर आएगा। फीवर के साथ साथ क्या होगा, जो एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, एब्डोमिनल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। इसके साथ साथ एब्डोमेन में, लोअर जो एब्डोमेन है उसके अंदर क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। ये इसके किसके सिम्टम है, एंडोमेट्राइटिस के। एंडोमेट्रोसिस में क्या होगा, अब ये जो टिश्यू है वो कहां बन रहा है,
यूट्रस के बाहर बन रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, यूट्रस के काम फंक्शन है उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। अब डिस्टर्ब करेगा तो इसमें क्या होगी, इसमें तो क्या हो रही थी, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही थी, इसमें क्या होगा, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, और फीवर नहीं आएगा पेशेंट को, क्योंकि इसमें ये क्या है, इन्फ्लामेशन नहीं है, और ये क्या है, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, फीवर नहीं आएगा, हैवी ब्लीडिंग होगी, और क्या होगा, सीवियर क्रैम्पिंग होगी, सीवियर क्रैम्पिंग होगी। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज, अभी बात करिए नेक्स्ट, अभी जो पिछला क्वेश्चन है उसमें बात करिए कि ओवरी को इन्फ्लामेशन को अपने क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन अपने देख लेते हैं, आपको हालांकि तो पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ओफ्राइटिस। इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ओफ्राइटिस, अभी बात करिए आपने, ठीक है। ओफ्राइटिस से किस किस से होता है, मैंने बताया था, क्लेमाइडिया और गोनोरिया से होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये एक और होता है जिससे वायरस होता है, जो किससे होता है, मम्स से, उससे भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एक बात कर लेते हैं। मायोमेट्राइटिस, मायोमेट्राइटिस कौन, मायोमेट्रियम लेयर है जो, उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस, ये आ गया ऑप्शन वो। एंडोमेट्रियोसिस क्या बताया था आपको, जो एंडोमेट्रियम है उसके जैसी जो टिश्यू है, लाइनिंग है, उसके जैसे टिश्यू कहाँ डेवलप हो जाएंगे, यूट्रस के बाहर बन जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। और ये एंडोमेट्राइटिस से आपको बता दिया, एंडोमेट्रियम लेयर का इन्फ्लामेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। और आपका इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका ऐसा होगा ओफ्राइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज ओफ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन है, इन दोनों का सिम्टम भी मैंने बताया आपको। इसमें एंडोमेट्रियोसिस के अंदर क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग होगी, फीवर नहीं आएगा, ठीक है, और क्या होगी, सीवियर क्रैम्पिंग होगी। और इसके अंदर क्या होगा, एंडोमेट्राइटिस के अंदर क्या आएगा, फीवर आएगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, और एब्डोमेन में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग, लोअर एब्डोमेन में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन आपको अच्छे से कवर हो गया होगा, इसमें कहीं से पुटअप होगा, आप होप कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पॉलीमेनोरिया मींस, ठीक है। पॉलीमेनोरिया मींस, इससे पहले वाली जो क्लास थी, फर्स्ट या सेकंड क्लास थी, उसमें शायद आपको मेनोरिया से रिलेटेड सारा मैंने बताया था कि जो पीरियड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है, ठीक है, उनके बारे में बताया था। पॉलीमेनोरिया क्या होता है, हाइपरमेनोरिया क्या होता है, हाइपोमेनोरिया क्या होता है, डिसमेनोरिया क्या होता है, मेनोरेजिया क्या होता है, मेट्रोमेनोरेजिया क्या होता है, और पॉलीमेनोरिया क्या होता है, और ओलिगोमेनोरिया क्या होता है। ये इतने सारे डिसऑर्डर है, किसके हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, इतने सारे क्या है, मेंस्ट्रुएशन के डिसऑर्डर है। इनके बारे में अपने चर्चा करी थी, उसी में से एक क्वेश्चन पुट अप हुआ है, पॉलीमेनोरिया मींस, यानी पॉलीमेनोरिया का मतलब क्या है, ठीक है। पहले तो बात कर लेते हैं अपने, एक बार फिर बात कर लेते हैं कि जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिसऑर्डर्स है, मेंस्ट्रुएशन के डिसऑर्डर है, उनके बात करते हैं, ठीक है। तो पॉलीमेनोरिया का तो सबसे अपने लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले अपने एक और बात करते हैं, ओलिगोमेनोरिया। जहां जिस वर्ड के पीछे लग जाता है, जिस वर्ड के पीछे नहीं, आगे, जिस वर्ड के पीछे आगे लग जाता है, पोली का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ओलिगो का मतलब होता है कम। पोली का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और ओलिगो का मतलब क्या होता है, कम। तो ओलिगोमेनोरिया, सबसे बात करते हैं ओलिगोमेनोरिया की। तो ओलिगोमेनोरिया में क्या होगा, ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। अब यहां मैंने बताया कि ओलिगो का क्या मतलब होता है, ओलिगो का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, ठीक है। ओलिगो का मतलब क्या हो जाता है, कम हो जाना, यानी जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें जो ड्यूरेशन है, यानी पीरियड्स है, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पीरियड्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यानी 30, जैसे जनरली जो पीरियड्स होता है वो कितना होता है, 28 डेज होता है, एक दो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एवरेज अपने कितना मानते हैं, 28 डेज मानते हैं। तो 28 डेज की बजाय कितना हो जाएगा, मोर देन 35, मोर देन 35 डे, यानी इस ओलिगोमेनोरिया में क्या होगा, जो पीरियड का ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसको बोलते हैं क्या, इर्रेगुलर पीरियड बोलते हैं। इर्रेगुलर पीरियड, यानी ये भी क्या है, एक तरह का डिसऑर्डर है। तो ये पीरियड्स का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 35 डेज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर पीरियड हो जाएगा। अब बात करेंगे ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया। एमेनोरिया एक बताया था आपको कि ए लग रहा है, एमेनोरिया में ए लग रहा है, यानी उसका मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ पीरियड्स हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था आपने कि संभावित जो प्रेग्नेंट लेडीज का संभावित इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो उसमें था एमेनोरिया। तो एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ किसका हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या हो जाना, एब्सेंस हो जाना। तो एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया है,
वो एक हार्मोन होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो उस हार्मोन का क्या हो जाता है, वो हार्मोन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ओलिगोमेनोरिया और क्या हो जाता है, एमेनोरिया हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, ओलिगोमेनोरिया पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं अपने, पहला क्या था, ओलिगोमेनोरिया। आप पढ़ते हैं हाइपरमेनोरिया। क्या, हाइपर मेनोरिया, नाम से पता चल रहा है, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है, यानी जो आपके ब्लीडिंग फेज वाले ब्लीडिंग फेज है, यानी हाइपरमेनोरिया के अंदर क्या हो जाएगा, हेवी पीरियड्स हो जाएंगे, ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, हेवी हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेनोरिया, यानी हेवी ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग, ठीक है, हेवी ब्लीडिंग। अब ये जितने भी आपको ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, ये जो सॉरी डिजीज बता रहा हूं मेंस्ट्रुअल रिलेटेड, उन मेंस्ट्रुअल जो डिसऑर्डर्स है उनके पीछे जो होने का एक कोज है, कोज क्या है, एक तो है स्ट्रेसफुल लाइफ, ठीक है, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। दूसरा है आपका है हार्मोनल इम्बैलेंस, सबसे ज्यादा जो कोज है वो क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं। इसके अलावा आपका जो क्या लेते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल लेते हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल है उनका यूज करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि नेचुरल बॉडी के साथ अपने क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, हार्मोनल ऊपर से हार्मोन ले रहे हैं, तो ऐसा करने से बार बार ऐसा करते हैं तो बॉडी क्या कर देती है, न्यूट्रल हो जाती है, और क्या हो जाता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और है PCOS, एक और है PCOS, एक होता है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब ग्रुप, एक साथ बहुत सारी क्या हो जाती है डिजीज, मतलब इससे रिलेटेड, ठीक है, ओवेरियन से रिलेटेड हो जाता है। तो इसके अंदर भी अपने को देखने मिलता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ये देखने को मिलती है, यानी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर अपने को देखने को मिलता है। अब इसी के क्रम में बात करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, हाइपोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया। तो हाइपोमेनोरिया के अंदर, हाइपर के अंदर क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, और हाइपोमेनोरिया के अंदर क्या होता है, लाइट पीरियड्स होंगे, यानी जो ब्लीडिंग फेज है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, लाइट पीरियड्स, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोमेनोरिया। एक एक करके नोट कर लें आप, ठीक है, हाइपोमेनोरिया के अंदर क्या होगा, लाइट पीरियड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, क्या आता है, मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया। अब जो मेट्रोरेजिया वाली कंडीशन है, मेट्रोरेजिया के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड, यानी जो पीरियड का ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, जो पीरियड का ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेट्रोरेजिया के अंदर, ठीक है, और इन बिटवीन के पीरियड के अंदर क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, मेट्रोरेजिया बोलते हैं। एक वर्ड है मेनोमेट्रोरेजिया, एक वर्ड क्या है, मेनोमेट्रोरेजिया। इसका आप कमेंट में बताएंगे कि इस मेनोमेट्रोरेजिया के अंदर क्या अपने को देखने को मिलता है, ये आप क्या करेंगे, हमें कमेंट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं इसी क्रम में, डिसमेनोरिया। अब जिस वर्ड के आगे क्या लग जाता है, DYS लग जाता है, उसका मतलब उसमें पेन होना, डिफिकल्टी होना, ठीक है, यानी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या हो जाएगी, सीवियर क्रैम्पिंग होगी, और फ्रीक्वेंट बार बार क्या हो जाएगी, क्रैम्पिंग होगी, सीवियर फ्रीक्वेंट क्रैम्पिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसमेनोरिया हो जाए, यानी पेनफुल पीरियड्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पेनफुल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, पेन होगा, और क्या होगा, फ्रीक्वेंट क्या हो जाए, क्रैम्पिंग होगी, तो ये क्या है, डिसमेनोरिया। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, मेनोरेजिया। नेक्स्ट ऑप्शन की क्या बात करते हैं, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया में क्या बताया था, ब्लीडिंग होना बिटवीन पीरियड के बीच में, यानी एक 28 डेज का पीरियड है, उसके बीच में क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। और अपनी अभी बात कर रहे हैं मेनोरेजिया की, अभी किसकी बात कर रहे हैं, मेनोरेजिया की। मेनोरेजिया, तो मेनोरेजिया के अंदर क्या होगा, हेवी ब्लीडिंग मोर देन 7 डेज, मोर देन 7 डेज, यानी 7 दिन से ज्यादा भी हेवी ब्लीडिंग रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, मेनोरेजिया। मेट्रोरेजिया मैंने बताया था। अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था मेनोमेट्रोरेजिया,
ठीक है। मेट्रोडेजिया के अंदर क्या होता है ये आपको कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दिया है हमने, ठीक है। वो क्या है, किसके डिसऑर्डर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर है। अब इसमें रह गया पॉलीमेनोरिया, इसकी बात करते हैं। पॉलीमेनोरिया, बाकी सारे ऑप्शन देख लिए अपने। अब पॉलीमेनोरिया, तो पॉलीमेनोरिया क्या है, इनमें से देखो मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग हो रही है, इसमें नहीं होती। किस में होती है मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग, किस में होती है, डिस्मेनोरिया के अंदर होती है। हेवी पीरियड्स, हेवी पीरियड्स किसको बोला था आपने, हेवी पीरियड्स बोला था आपने किसको, हाइपरमेनोरिया को, ठीक है। हाइपो के अंदर क्या था, लाइट ब्लीडिंग हो रही थी, और हाइपर मेनोरिया के अंदर क्या हो रही थी, हेवी ब्लीडिंग हो रही थी। एबनॉर्मल ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग यानी किसको बोला था आपने, ओलिगोमेनोरिया का बोला गया, ठीक है। इरेगुलर पीरियड होते हैं या एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, वो क्या होता, वो होता। अब है फ्रीक्वेंट पीरियड। फ्रीक्वेंट पीरियड का मतलब है कि कितने दिन में 21 डेज के अंदर ही क्या आ जाना, पीरियड्स आ जाना, कितने 21 डेज, ठीक है। नॉर्मली जो पीरियड होता है 28 डेज का होता है, और एक साल में कितनी बार होता है, लगभग 12 बार, ठीक है। लेकिन जब 21 डेज हो जाएंगे, 21 डेज हो जाएंगे, तो पीरियड्स क्या हो जाएंगे, 1 ईयर के अंदर ज्यादा हो जाएंगे, और फ्रीक्वेंट पीरियड इसी को बोलते हैं। और पॉलीमेनोरिया का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंट पीरियड का होना, ठीक है, फ्रीक्वेंट पीरियड का होना। एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर क्या था, जो ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया के अंदर क्या था, ड्यूरेशन बढ़ रहा था, पीरियड का ड्यूरेशन है वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, यानी कितने दिन का हो रहा था, 35 डेज का हो रहा था। अब नॉर्मल सी बात है कि जो अगर 28 डेज का पीरियड रहता है तो 1 ईयर के अंदर कितने आएंगे, 12 पीरियड आएंगे, और अगर 35 डेज का हो जाएगा पीरियड्स, तो एक साल के अंदर लगभग 8 to 9 पीरियड्स आएंगे। तो पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसमें, ओलिगोमेनोरिया में। पॉलीमेनोरिया में क्या हो जाएगा, पीरियड का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है IUGR स्टैंड फॉर, कि IUGR है उसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म पूछी गई है इस क्वेश्चन में। IGUR, एक होता है IUD, इंट्रा यूटेराइन डेथ, क्या हो जाना, इंट्रा यूटेराइन डेथ हो जाना। इंट्रा का मतलब ड्यूरिंग, जो आपका पीरियड चल रहा है, सॉरी डिलीवरी आपकी जो चल रही है, प्रेगनेंसी आपकी जो चल रही है, उसके उस दौरान क्या हो जाना, बच्चे की क्या हो जाना, डेथ हो जाना, वो क्या कहलाता है, IUD कहलाता है। अब यहां पूछा है IGUR, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिलेटेड, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिलेटेड, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं है। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है, ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। हालांकि ये इनमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक बार एक नजर मार लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन वॉल रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड भी नहीं है इसमें। इंट्रा यूटेराइन ये जो है वो थोड़ा मिलता जुलता है, रिलेटेड मतलब है तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ से रिलेटेड ही, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ से रिलेटेड ही है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आर का मतलब रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन गोर रिलेटेड, इंट्रा यूटेराइन गोर रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन क्या है, IGUR का फुल फॉर्म है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिलीवरी हैज टेकन प्लेस एट होम इन सच ए सिचुएशन व्हेन शुड द ANM एंड आशा मेक द फर्स्ट होम विजिट, या इन्हें क्या पूछा है, यदि जो डिलीवरी है वो कहाँ हुई है, घर पर हुई है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ANM या आशा है को गृह मुलाकात कब करनी चाहिए, यानी गृह पर भ्रमण क्या करना चाहिए, ग्रह पर भ्रमण क्या करना चाहिए, यानी घर कब जाना चाहिए, ठीक है। यानी डिलीवरी हो गई या डिलीवरी होने के बाद में आशा या ANM को होम विजिट कब करनी चाहिए। तो इस होम विजिट की बात करते हैं। यहाँ पे ANC के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पे ANC क्या है, एंटीनेटल केयर है। अब यहाँ पे क्या है, डिलीवरी हो चुकी है। वैसे ANC है वो, अगर बात करें अपनी इस क्वेश्चन से हटके बात करें, तो जो टोटल ANC है, टोटल ANC कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। टोटल ANC कितनी होनी चाहिए, ANC कितनी होनी चाहिए, 4। ANC का पूरा नाम क्या है, एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। फर्स्ट कब होनी चाहिए, फर्स्ट कब होनी चाहिए, जैसे ही पीरियड मिस हो जाता है या पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है, यानी एज पॉसिबल एज प्रेगनेंसी जब अपने को डिटेक्ट होती है तब, या तब नहीं हो सकता तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ के अंदर अंदर क्या हो जानी, पहली ANC विजिट होनी चाहिए, ठीक है, पहली विजिट
होनी चाहिए। कब बता दिया आपको, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के विद, या तो अर्ली एज जैसे प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गया तब, या कब करनी चाहिए, विद इन 3 मंथ, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर करनी चाहिए। ये कौन सी है, फर्स्ट एएनसी, ठीक है, फर्स्ट एएनसी। सेकंड एएनसी कब करेंगे, सेकंड एएनसी करेंगे कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो हो गया, सेकंड एएनसी करेंगे 4 से 6 मंथ में, और वीक की बात करें तो 26 वीक के बाद, ठीक है, 4 से 6 मंथ पे करेंगे सेकंड एएनसी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड एएनसी करेंगे 32 वीक पे, कब करेंगे, 32 वीक पे करेंगे। अब फोर्थ जो एएनसी है, फोर्थ एएनसी है वो क्या होगी, एट टर्म, यानी 36 to 40, जब तक क्या नहीं हो जाती, डिलीवरी नहीं हो जाती, उस दौरान क्या करेंगे, फोर्थ एएनसी करेंगे। अब ये तो होगी एएनसी की बात। अब इसमें पूछा है कि जब डिलीवरी हो गई है तो एएनएम में आशा है वो होम विजिट कब करेगी, ठीक है। तो अब नॉर्मल सी बात है, घर पे हुई है डिलीवरी तो बच्चे के वैक्सीनेशन भी होना है, ठीक है, मदर की कंडीशन भी देखनी है, बच्चे की कंडीशन भी देखनी है। तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पूछा है 7 डे आफ्टर डिलीवरी, बिल्कुल नहीं, ठीक है, रॉन्ग। फिर पूछा है 4 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, वही क्या 1 से 1.5 मंथ का लग गया टाइम, बिल्कुल गलत। फिर पूछा है 3rd डे आफ्टर डिलीवरी, बिल्कुल गलत, और विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी, बिल्कुल राइट। इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद इन 24 आवर के अंदर। विद 24 आवर के अंदर क्या करनी है अपने को, होम विजिट करनी है। कब, आफ्टर, जब अपने घर पे क्या हो गई, डिलीवरी हुई है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, होम डिलीवरी का पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि होम डिलीवरी अपने क्या कर दिया, इसको ऑप्शन में नहीं है। अब ये जो डिलीवरी है वो कहाँ हुई है, ये वाली डिलीवरी कहाँ हुई है, ये डिलीवरी हुई है एक इंस्टीट्यूशन में, यानी हॉस्पिटल के अंदर हुई है, सीएससी पीएससी अपने सीएससी पे हुई है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे हुई है। तब एएनएम या आशा कब विजिट करेगी, एएनएम या आशा कब विजिट करेगी। तो यहाँ क्वेश्चन पूरा पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ ये तो ऑप्शन किसके लिए है, ये ऑप्शन उसके लिए है जब आपसे पूछा गया जाए कि जो होम डिलीवरी है होने के बाद में जो विजिट होगी वो एएनएम की वो कब होगी। तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया आपका, इसमें तो कुछ है नहीं। तो अगर आपकी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उस कंडीशन के अंदर क्या करेगी, एएनएम या आशा जो विजिट करेगी, पहली विजिट करेगी, वो करेगी विद इन 7 डे टू 1.5 मंथ, ठीक है, 6 वीक, 7 डे टू एज पॉसिबल। जैसे अगर प्रोग्रेस, नॉर्मल प्रोग्रेस चलता रहेगा तो 7 डे से 6 वीक के दौरान करेंगे। ये वाला ऑप्शन उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों ऑप्शन आपको इसमें हो गए। अगर डिलीवरी होम डिलीवरी है तो आपको क्या ऑप्शन चूज करना है, और अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो क्या चूज करना है। ये दोनों ऑप्शन आपको इसमें एक ही क्वेश्चन में क्या हो गए, कवर हो गए, नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि द पर्पज ऑफ पार्टोग्राफ इंक्लूड, यानी जो पार्टोग्राफ किया जाता है डिलीवरी एट डिलीवरी ऑन सेट ऑफ डिलीवरी के टाइम में, तो पार्टोग्राफ किया जाता है, उसका क्या क्या इसकी उद्देश्य क्या है उसके, ठीक है, एम क्या है, ठीक है। तो ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। इस पार्टोग्राफ की एक स्पेशल क्लास है, पूरी क्लास है जो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से विजिट करें और पार्टोग्राफ को पूरा पढ़ लें। पार्टोग्राफ आई होप कि उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली कवर कर लेंगे। उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया, विद इमेज प्रयास किया है कि पहले कौन सा पार्टोग्राफ चलता था, अभी मॉडिफाई पार्टोग्राफ चल रहा है, तो उसके पूरे बारे में बात की गई है। तो उस पार्टोग्राफ की क्लास के लिए इसी चैनल पे आपने पार्टोग्राफ नाम से क्लास है पूरी, वो देख लें। पार्टोग्राफ में से कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा, आप डेफिनेटली क्या कर लेंगे, उसको कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं इसमें द पर्पज ऑफ पार्टोग्राफ इंक्लूड, क्या क्या पर्पज है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका, टू डिटेक्ट एबनॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ अर्ली लेबर, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी डिटेक्ट एबनॉर्मल प्रोग्रेस, अगर लेबर क्या हो रहा है, प्रोग्रेस है उसकी डिले हो रही है, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, अपने पार्टोग्राफ का यूज करते हैं। तो पार्टोग्राफ में जो सर्वाइकल डायलेशन है, अपने एक सर्वाइकल डायलेशन को देखते हैं। एक होती है अलर्ट लाइन होती है, एक होती है एक्शन लाइन होती है। तो अलर्ट लाइन जो एक्शन लाइन है, अगर एक्शन लाइन के लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ अगर क्या अपना ग्राफ चल रहा है तो जो लेबर की जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल क्या है, सही चल रही है। और जैसे ही इसका मूव क्या आ जाएगा, राइट साइड की तरफ आ जाएगा, यानी अलर्ट लाइट की तरफ आ जाएगा, तो एक इंडिकेशन बनेगा कि
ये जो लेबर है प्रोग्रेस क्या है उसकी स्लो है, इसको क्या करो, पेशेंट को या सॉरी मदर को क्या करेंगे, अपने हाई सेंटर पे इसको क्या करेंगे, रेफर कर देंगे, यानी जो लेबर है वो क्या है, एबनॉर्मल प्रोग्रेस हो रही है उसकी। ठीक है, ये इंडिकेशन है, इसलिए क्या करता है, पार्टोग्राफ का यूज करते हैं। और पार्टोग्राफ की आपको बता दिया कि इसी चैनल पे एक पार्टोग्राफ नाम से पूरी क्लास है और बहुत ही आसान भाषा में उसको समझाने की हमने कोशिश करी है, तो वहां से आप क्या करें, इसको कवर कर लें। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है टू मेक द असेसमेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर अनबोर्न चाइल्ड ड्यूरिंग डिलीवरी मोर क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। असेसमेंट किया जाता है, किस में किया जाता है, प्रेग्नेंट लेडीज का किया जाता है और किसके साथ किया जाता है, फिटस के साथ, यानी अनबोर्न चाइल्ड जो है फिटस है, उन दोनों का क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, इसमें असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, मैंने इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, पार्टोग्राफ में क्या है, जो ऑनसेट और डिलीवरी के टाइम में मदर और चाइल्ड का क्या होता है, असेसमेंट होता है। ठीक है, अगेंस्ट किसके, टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टोग्राफ बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड ऑप्शन है टू क्विकली डिटेक्ट प्रॉब्लम इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड फिटस, यानी क्विकली क्या करना, प्रॉब्लम को, जैसे मैंने बताया कि प्रोग्रेस अगर लेबर की जो प्रोग्रेस अगर स्लो हो रही है तो क्या होगा, अर्ली डिटेक्ट हो जाएगी प्रॉब्लम। तो ये भी क्या ऑप्शन है, सही है। तो इस वाले ऑप्शन का ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं, द इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज, यानी जो फर्स्ट स्टेज लेबर है, फर्स्ट स्टेज है लेबर की, उस दौरान क्या क्या अपने को देखने को मिलता है। इन चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। तो उसकी बात करेंगे अपने, तो उसमें बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि टोटल स्टेज कितनी होती है, लेबर की टोटल स्टेज होती है वो कितनी होती है। टोटल जो लेबर की स्टेज होती है वो कितनी होती है, 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। ये जो स्टेजेस हैं वो प्राइमरी के लिए, प्राइमरी जो ग्रेविटा होती है उसके लिए भी अलग रहेगी और जो सेकेंडरी ग्रेविटा होती है उनके लिए भी इनका अलग अलग टाइम ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फर्स्ट स्टेज की। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन होता है। क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन होता है। ठीक है, और सर्वाइकल डायलेशन आपको मैंने पार्टोग्राफ क्लास में और अच्छे से पढ़ाया है कि जो प्राइमरी होती है ग्रेविडा, उसके अंदर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से होगा, 1 सेंटीमीटर पर आवर में हिसाब से होगा। और टोटल जो डायलेशन होता है सर्विक्स का, टोटल जो सर्विक्स का डायलेशन होता है कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो 1 आवर के हिसाब से होगा, प्राइमरी के अंदर होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से होगा। तो यानी टोटल 10 सेंटीमीटर डायलेशन में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, 10 से 12 घंटे लगेंगे। प्राइमरी के अंदर कितने लगेंगे, 10 से 12 घंटे लगेंगे। और सेकेंडरी ग्रेविटा के अंदर क्या हो जाएगा, ये तो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्वाइकल डायलेशन। किस स्टेज के अंदर होता है ना, फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है। और क्या होगा फर्स्ट स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर बच्चा क्या हो जाएगा, बर्थ कैनाल के अंदर नीचे क्या होगा, मूव कर जाएगा। बर्थ कैनाल के अंदर बच्चा क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और इन जो ये जो 4 स्टेज है, इनमें से सबसे ज्यादा बड़ी स्टेज जो मतलब मेन जो स्टेज होती है वो 3 स्टेज होती है। ठीक है, डिलीवरी तक। ये आपका डिलीवरी वाली है, रिकवरी स्टेज बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिकवरी स्टेज बोलते हैं। लेकिन इन 3 स्टेज में से सबसे जो लॉन्ग स्टेज है वो कौन सी है, फर्स्ट स्टेज है। लॉन्ग स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज है वो सबसे क्या है, लॉन्ग स्टेज है। तो आपको इसमें फर्स्ट स्टेज का आंसर मिल गया होगा इसमें, हालांकि इसमें आपका क्वेश्चन इसमें हो गया है। अब सेकेंडरी स्टेज की बात करें, सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, बेबी का बर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज है वो क्राउनिंग तक रहेगी, क्राउनिंग से बेबी जब डिलीवरी बाहर हो जाएगा वो कौन सी स्टेज रहेगी, सेकेंड स्टेज रहेगी। और सेकेंड स्टेज में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो 1 to 2 आवर लगता है, 1 to 2 आवर। सेकेंडरी स्टेज के अंदर 1 to 2 आवर लगता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज के अंदर क्या लगता है, 1 to 2 आवर लगता है। अब थर्ड स्टेज बात करेंगे, थर्ड स्टेज की। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है। प्लेसेंटा होती है, उसकी क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, प्लेसेंटा की क्या होती है, डिलीवरी हो जाती है, प्लेसेंटा बाहर आता है। और एक नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पुट अप हो सकता है कि कितनी मेन एक प्लेसेंटा रिटेंट एक कंडीशन है, तो उसकी बात करेंगे। तो प्लेसेंटा रिटेंट किसको बोलेंगे, अगर विद इन डिलीवरी होने के बाद 30 मिनट to 1 आवर, 30 एक्टिव मैनेजमेंट और एक होता है फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर 30 मिनट
के अंदर और फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर 1 आवर के अंदर, यानी 30 to 1 आवर के अंदर अगर क्या हो रहा है, प्लेसेंटा आउट नहीं हो रहा है, यानी प्लेसेंटा की डिलीवरी नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन के अंदर उसको नाम दिया जाएगा रिटेंड प्लेसेंटा। ठीक है, रिटेंड प्लेसेंटा कंडीशन नाम दिया जाएगा। अब आगे आपकी फोर्थ स्टेज क्या है, रिकवरी स्टेज है। ठीक है, जितने ये जो स्टेज है उसके बाद की फोर्थ स्टेज क्या है, रिकवरी स्टेज है। अब बात करते हैं कि इसमें सर्वाइकल डायलेशन के, सर्वाइकल जब डायलेशन होता है तो एक कंडीशन और होती है जिसमें पेन, ट्रू पेन और फॉल्स पेन, ट्रू पेन देखने को मिलते हैं और फॉल्स पेन। सब पहले अपने क्या देखते हैं, फॉल्स पेन देखने को मिलते हैं। फॉल्स पेन को क्या बोलते हैं, ब्रिक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एबनॉर्मल, सॉरी ये क्या है, फॉल्स पेन है। अब इस फॉल्स पेन में अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी कैसे डिफरेंस करेंगे ट्रू पेन क्या है, फॉल्स पेन क्या है। फॉल्स पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, लेस होती है, यानी जो पेन होता है वो सीवियर ना होकर क्या होता है, लेस इंटेंसिटी होती है उसकी। ठीक है, और क्या रहेगा, पेन रहेगा वो इर्रेगुलर रहेगा, पेन रहेगा वो क्या रहेगा, इर्रेगुलर इंटरवल पे रहेगा। और क्या है, इसके अलावा क्या होगा, जो जैसे पेन हो रहा है, ठीक है, फॉल्स पेन हो रहा है, लेकिन जैसे ही पेशेंट की या मदर की क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे या फिर पेशेंट को क्या करेंगे, चलाएंगे, यानी मदर को चलाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर पेन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये क्या है, फॉल्स पेन है। ट्रू पेन के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा होगा, रेगुलर क्या आएंगे, पेन आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। और क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा, पेन की जो सीवियरिटी है, इंटेंसिटी है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे तो कोई पेन में फर्क नहीं आएगा। ये क्या है, ट्रू लेबर पेन है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन आपका पूरा कवर हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या है, देखो आप सारा कुछ अपने पता कर लिया, तो इसमें क्या है, कंप्लीट डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, कमिंग आउट ऑफ द फिटस, डी अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, और क्या है, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको ऑप्शन पता चल गया। जो फर्स्ट अपने क्या था, फर्स्ट स्टेज थी, उसके अंदर क्या हो रहा था, सर्विक्स का कंप्लीट डायलेशन हो रहा था। ठीक है, और कमिंग आउट ऑफ द फिटस किस में हो रहा था, सेकंड स्टेज के अंदर होता है। रीअटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा किस में होता, क्या हो रहा था, ये किस में होता, थर्ड स्टेज के अंदर हो रहा था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द 5 हाइजीन टेक्निक टू बी यूज्ड ड्यूरिंग डिलीवरी इंक्लूड, यानी डिलीवरी के दौरान उपयोग की जाने वाली 5 स्वच्छ तकनीकों के में कौन कौन सा शामिल है। डिलीवरी ऐसी कंडीशन है जो क्या है, कंप्लीटली क्या करते हैं, हाइजीनिक कंडीशन के अंदर क्या है, अपने कंडक्ट करवाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, फर्स्ट है क्लीन हैंड, बिल्कुल होना चाहिए। इसको क्लीन हैंड को क्या बोलते हैं, हैंड हाइजीन। कहीं भी अपने हॉस्पिटल में जाते हैं या हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं या कोई भी प्रोसीजर करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अपने क्या होने चाहिए, हैंड हाइजीन होना चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, हैंड हाइजीन, ये ठीक है। उसके बाद में क्या होना चाहिए, क्लीन सरफेस होना चाहिए। थर्ड की बात करें, स्ट्राइल टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, जैसे कॉर्ड क्लैंप करनी है, उस कंडीशन के अंदर भी कॉर्ड कट करनी है, उसके कंडीशन के अंदर ही एपिजियोटोमी या देनी है, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या करना है, अपने को स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं और स्ट्राइल टेक्निक अपने को क्या करनी है, यूज करनी है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, एक वर्ड है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, हैंड हाइजीन आता है। तो हैंड हाइजीन क्या है, एक नेसेसरी क्या है अपने पास, जरूरी है किसी की क्या कर लें, किसी भी प्रोसीजर में अपने को एंटर करने से पहले। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव क्या है, इसका राइट आंसर है। केयर ऑफ द न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इंक्लूड, केयर ऑफ द न्यूबॉर्न आफ्टर इंक्लूड, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की देखभाल में शामिल है, यानी जैसे बच्चा पैदा हुआ है तुरंत अपने को क्या करना है, क्या देखभाल करनी है। ठीक है, एक एक ऑप्शन देखेंगे। क्लियरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्या लिखा है, क्लियरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ द न्यूबॉर्न, बिल्कुल। अपने को सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाना है। किससे, हाइपोथर्मिया। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, हाइपोथर्मिया से बचाना है बच्चे को, यानी अपने पास कोई विंडो या फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, उसको क्या कर देना है, बंद करना है। रूम टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 28 डिग्री, यानी वार्म रखेंगे बच्चे को। ठीक है, गर्म कपड़ों में लपेट के या केएमसी के थ्रू को उसको क्या करेंगे, गर्म रखेंगे, अपने को बच्चे को रखेंगे। तो यानी रेस्पिरेटरी क्या करेंगे,
ट्रैक, उसके बाद में हाइपोथर्मिया के बाद में क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी बच्चा क्या कर सकता है, एस्पिरेट यानी सक्शन करेंगे बच्चे का, ठीक है। उसके बाद में असेसिंग द अपगार स्कोर, बिल्कुल अपगार स्कोर को क्या करना है, असेस करना है अपने को, ठीक है। ये आपके फर्स्ट ईयर में भी था, ठीक है। अपीयरेंस कैसी है, पल्स कैसी है, ग्रेमिस यानी एक्टिविटी कैसी है, और अपीयरेंस हो गया, एक्टिविटी कैसी है, और क्या है, रेस्पिरेशन कैसा है, APGAR अपगार, ठीक है। अपीयरेंस यानी पिंक है, ब्लूइश कलर है, पल्स कैसी है उसकी, ग्रेमिस यानी रिफ्लेक्सेस कैसी है, ठीक है, और एक्टिविटीज कैसी है, और क्या है, रेस्पिरेशन कैसा है। टोटल जो अपकार स्कोर होता है वो कितना होता है, 10। टोटल जो अपकार स्कोर होता है वो कितना होता है, 10, ठीक है। और अगर ये स्कोर 10 से क्या होता है, कम होता है, कितना, नॉर्मल मानते हैं 7, 8, 9 और 10, ये क्या है, नॉर्मल है। उसके बाद में 4 to 6 है, 4 to 6 है, ये क्या है, इसको इमीडिएट केयर की क्या है, जरूरत है, यानी इंटरवेंशन देने की अपने को जरूरत है। और अगर क्या है, लेस देन 3 है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है। तो इसमें ऑप्शन लेते हैं नेक्स्ट, ट्राइंग एंड कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड विद स्ट्रिक्ट स्ट्राइल टेक्निक। अभी बात करी थी कि अम्बिलिकल कॉर्ड है, अपने उसको क्लैंप करेंगे और कट करेंगे, कौन सी टेक्निक से करेंगे, स्ट्रिक्ट स्ट्राइल कंडीशन करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन है, और नेक्स्ट आएगा ऑल ऑफ द दीज, ठीक है, यानी ये ऑल ऑफ द डी क्वेश्चन इस आंसर का क्या है, राइट आंसर है। तो आज हमने इस क्लास में फिर आपके 10 ऑब्जेक्टिव्स है, 10 के साथ साथ जितने भी ऑप्शन है उनको भी अपने क्या किया है, क्लियरिफाई किया है और उनको भी समझने की कोशिश की है। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसमें आपके कवर, इसमें सब्जेक्ट को आपने कवर कर लिया है। तो होप ये वाला जो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने ज्यादा से ज्यादा जो सहपाठी है उनके साथ ये शेयर करें, ताकि उनको भी इसका क्या बेनिफिट मिल सके। अब जो नेक्स्ट जो क्लास आएगी, जो मिडवाइफरी की नेक्स्ट क्लास रहेगी, वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स और आपके जो ट्रू फॉल्स आते हैं उनके लिए रहेगी। ऑब्जेक्टिव आपके लिए हमने 30 लगभग करवा दिए, इंपॉर्टेंट है। इन 30 में जितने भी ऑप्शन है वो भी, उनमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें हमने क्या किया है, कवर कर लिया है। तो बने रहें द गायत्री नर्सिंग क्लासेस के साथ।